जय श्री राम एवरीवन। तो आज हमारा ज्योतिष आसान है का नेक्स्ट सेशन है। तो अब जो सेशन चलेंगे उसमें हम 9 प्लैनेट्स कवर करेंगे बेसिकली। तो 9 प्लैनेट्स 9 क्लासेस लगेंगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जितना हो सकता है एक प्लैनेट के बारे में, मतलब जितना मुझे मतलब रिमाइंड रहा तो मैंने उसके लिए नोट्स बनाए हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर करके आपको प्रेजेंट करूंगा। आप भी साथ साथ वो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके। सो मंगल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स, सारे इम्पॉर्टेंट हैं नौ, हमारे 9 के 9, जिसमें 7 प्लैनेट्स हैं और 2 उपग्रह हैं। तो मंगल क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो मंगल है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें एक एनर्जी लग रही है। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें एनर्जी लग रही है। ये क्या है, मंगल है। हमारे बॉडी का जो भी हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज मार्स, मंगल। तो मंगल के कारक तत्व क्या है मैंने मेंशन किए हैं, जैसे एनर्जी है हमारी बॉडी में, कन्फ्लिक्ट है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दो बंदों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, ये सब मार्स कारक है इस चीज का। आपका पराक्रम मार्स कारक है उस चीज का। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ इंसान बहुत ज्यादा इम्पल्सिव रहते हैं, हाइपर रहते हैं हर टाइम, मतलब या तो लड़ाई के मोड में या गुस्से के, इम्पल्सिव रहते हैं। मतलब उनका क्या होता है, आपने एक्शन दिया एकदम उनका रिएक्शन आ जाता है, मतलब इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं वो बहुत ज्यादा। तो उनका कहीं ना कहीं मार्स बहुत ज्यादा थोड़ा एफ्लिक्शन में रहता है और एक्टिवेटेड होता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, कोई भी बात करो वो एकदम उछल जाते हैं, जैसे होता है ना, हम पॉपकॉर्न डालते हैं उछलता रहता है हर थोड़ी देर में, तो वो ऐसे मतलब इम्पल्सिव रहते हैं लोग। बाकी मार्स किस चीज का कारक है, डिफेंस फोर्सेस जो है वो मार्स हैं, वेपन्स मार्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी मार्स है, लैंड्स मतलब भूमि कारक है। मतलब आपको पता होगा कि मार्स अर्थ के पुत्र हैं, भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल को, मतलब वो भूमि के पुत्र हैं, मदरलैंड, मदर अर्थ के। और यंगर सिबलिंग जो होते हैं हमारे, वो मार्स हैं, बेसिकली ब्रदर का रिप्रेजेंटेशन होता है मार्स। फायर मार्स है, प्रोटेक्शन करना भी मार्स है। तो ये कुछ कारक तत्व हैं जो मार्स के हैं। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, एक प्लेनेट होता है अच्छा, और एक वही प्लेनेट एक किसी के चार्ट में खराब हो सकता है। तो अगर मार्स किसी के चार्ट में अच्छा है, मतलब एग्रेशन अच्छा भी होता है, मतलब अगर अच्छा बेसिकली सही जगह गुस्सा किया गया तो वो एक बहुत परिवर्तन ला सकता है, वो बहुत एक अच्छी चीज होती है। तो बेसिकली अगर मार्स किसी का अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में बैठा है, तो वो जो एग्रेशन, तो वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, लाइक आईपीएस बना देगा, आपको आर्मी ऑफिसर बना देगा, आर्मी में बहुत आगे ले जाएगा, मतलब इस तरीके से। अब वही मार्स अगर किसी का एफ्लिक्टेड है, तो प्लेसमेंट सेम हो सकती है, एक पुलिसमैन की और एक आर्मी की, एक डिफेंस वाले इंसान की एक टेररिस्ट की प्लेसमेंट सेम हो सकती है। बस फर्क ये होगा कि जो आर्मी में है, जो डिफेंस में है, उनका मंगल एक पॉजिटिव प्लेनेट से कंजंक्शन में या मतलब संबंध बना रहा होगा, चाहे वो युति संबंध हो चाहे वो दृष्टि संबंध हो, मतलब एस्पेक्ट दे रहा हो। और जो एक एफ्लिक्टेड मार्स होगा वो एक नेचुरली और फंक्शनली मेलिफिक प्लेनेट से एस्पेक्ट बना रहा होगा, या कंजंक्शन मतलब किसी भी तरीके का संबंध बना रहा होगा, या राशि एक्सचेंज कर रहा होगा इस तरीके से। जिस जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि जो डॉक्टर होता है और जो पेशेंट होता है, दोनों के प्लैनेट्स कहीं ना कहीं सेम काम कर रहे होते हैं, बस थोड़ा एफ्लिक्शन का फर्क होता है और थोड़ा यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेस का फर्क होता है। अब ये जो भी बेसिकली मेलिफिक प्लैनेट्स है, सिर्फ मार्स नहीं, कोई भी मेलिफिक है, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु केतु, तो ये उपज्या भाव में अच्छे रहते हैं। उपज्या भाव कौन से होते हैं, 3 6 10 11, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उपचय हाउस विद विद टाइम ना, मतलब इनके उपचय का मतलब क्या है हिंदी में, उपचय मतलब वृद्धि, बढ़ना। समय के साथ ये हाउसेस की जो सिग्निफिकेशन है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम है, अब एक बच्चा क्या पराक्रम दिखाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा पराक्रम दिखाएगा। सिक्स्थ हाउस सेवा है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा सर्विस करेगा और सेवा करेगा। करियर कब स्टार्ट करता है एक इंसान, 10th हाउस सिर्फ करियर नहीं है, कोई भी कर्म है। अब एक बच्चा क्या कर्म करेगा, वैसे हर इंसान जो पृथ्वी पर आया, हम सांस ले रहे हैं, ये भी हमारा एक कर्म है। तो बट जो मेजरली हम जब ऐसे टाइम पास होता है तो हमारे करियर में इंप्रूवमेंट होती है, हमारा कर्म बढ़ता जाता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती है। 11th हाउस क्या है, सोशल सर्कल एंड डिजायर फुलफिलमेंट, विद टाइम ये चार हाउसेस बढ़ते हैं।
तो थर्ड हाउस एफर्ट्स और करेज होता है, बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ। सिक्स्थ हाउस क्या है? शत्रु। अगर मार्स सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो कन्फ्लिक्ट कहाँ कराएगा? शत्रुओं के साथ। तो बेसिकली आपके शत्रुओं को उड़ा भी देगा ये, क्योंकि मार्स का काम क्या है? लड़ाई करना। और टेंथ हाउस में क्या है? अच्छा, मार्स क्या है? एनर्जी है एक, ठीक है। तो जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एंगर आ जाएगा। टेंथ हाउस में अगर मार्स बैठा है तो आप देखोगे कि ना कुछ ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा ना हड़बड़ी में रहते हैं, मतलब ये काम करना है, ये भी करना है, जल्दी जल्दी करो। मतलब मार्स एक्टिवेटेड है कहीं पे, वो अपने वर्क प्लेस पे ना आपको हमेशा इधर उधर जाते हुए या फिर एकदम टेंस टीम्स मीटिंग में ऐसे मिलेंगे वो लोग। मतलब वो सारी एनर्जी जो है वो कहाँ आ गई? वर्क प्लेस में आ गई। अब इलेवेंथ हाउस में अगर मार्स है तो वो अपनी सारी एनर्जी किस चीज में लगा देगा इंसान? अपनी डिजायर फुलफिलमेंट में। तो मार्स जहां बैठा है वहां कन्फ्लिक्ट भी कर, अच्छा इलेवेंथ हाउस में मार्स है और एफ्लिक्टेड है, तो सोशल सर्कल में कन्फ्लिक्ट करा देगा, आपके दोस्तों में आपका कन्फ्लिक्ट करा देगा। तो इस तरीके से। अब जैसे हाँ एक चीज और है, जैसे कुछ लोग मतलब मार्स जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है वहाँ कन्फ्लिक्ट करा देता है। मार्स एक प्रोटेक्शन भी है, तो प्रोटेक्टिव हो जाता है उन हाउसेस के लिए जहाँ वो बैठता है और जहाँ वो एस्पेक्ट डालता है। तो बहुत लोग बोलते हैं मांगलिक है, मतलब मंगल को तो ऐसा बना दिया है कि मांगलिक दोष ना हो, कि कोई पाप हो गया हो। मांगलिक दोष कुछ नहीं होता। जब भी मार्स या तो सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में बैठ जाता है या वहाँ एस्पेक्ट डालता है, तो उसको मांगलिक दोष बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जहां मंगल बैठता है वहां कन्फ्लिक्ट करा देता है, आर्ग्यूमेंट्स करा देता है, वाद विवाद करा देता है, ठीक है, लड़ाई करा देता है। तो सातवां हाउस किस चीज का होता है हमारे कुंडली में? हमारे पार्टनर का, जो हमारी शादी के बाद हमारा पार्टनर होता है। तो अगर सेवेंथ हाउस में या तो मंगल बैठ जाए या कहीं भी ऐसी जगह बैठ जाए जहां से सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट डाल दे, सेकंड हाउस भी बोला जाता है वैसे, तो वो कन्फ्लिक्ट करा देता है पार्टनर से। अब अगर किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो फर्स्ट हाउस में बैठ के सेवेंथ एस्पेक्ट से अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें हाउस को देख रहा है, तो मांगलिक हो गया इंसान। फोर्थ हाउस में बैठ के फोर्थ दृष्टि से वो सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो मांगलिक हो गया इंसान, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ हाउस में खुद ही बैठ गया, तो मांगलिक हो गया। एट्थ हाउस में बैठा और अपने एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देख रहा है, सेवेंथ एस्पेक्ट से, तो मांगलिक हो गया। अब ट्वेल्थ हाउस में बैठा है और एट्थ एस्पेक्ट से सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो मांगलिक हो गया। तो मांगलिक कुछ भी नहीं है, मंगल का अगर असर सेवेंथ या सेकंड हाउस पे आ जाता है तो उसको मांगलिक बोला जाता है, ठीक है। तो मंगल का असर सेवेंथ और सेकंड हाउस पे आने से मांगलिक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मांगलिक है अब हमें मांगलिक लड़की ही ढूंढनी पड़ेगी। ये है कि इस इंसान में शादी को लेके थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, ठीक है। तो हम इसलिए ऐसे ऐसा बोला जाता था, मतलब मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता उस बात में कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, कि वो भी लड़ाई कर लेगा उससे, मतलब दोनों दोनों मांगलिक हैं तो वो लड़ लेंगे। अब जो एट्थ हाउस से मांगलिक है इंसान, तो उसका सेवेंथ हाउस पे तो कहीं इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, उसका तो ससुराल में कन्फ्लिक्ट हो गया और सेवेंथ एस्पेक्ट से उसका अपने घर में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो पार्टनर से तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो एट्थ हाउस वाले मांगलिक को तो हम मांगलिक कंसीडर ही क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो। ठीक है, तो ये मांगलिक वाला कंसेप्ट नहीं, बस सिंपल सी बात है, मंगल जहां बैठेगा वहां वाद विवाद करा देगा। फोर्थ हाउस में बैठेगा, आपके घर में कलेश रहेंगे, हमेशा आपको शांति नहीं मिलेगी। फिफ्थ हाउस में बैठेगा, लव रिलेशन में कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, नौकरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से है। अच्छा, अब एक, अगर कोई इंसान का मंगल बहुत एफ्लिक्टेड है, पूरे तरीके से खराब है, तो क्या वो पैदा होते ही सारे खराब काम करने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा? तो ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेनेट की हम जब भी हम एक चार्ट रीडिंग करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हाँ ये इंसान में मंगल एफ्लिक्टेड है और थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, ये लड़ाई कर सकता है जिस हाउस में वो बैठा है और जहाँ एस्पेक्ट डाल रहा है। बट कब? कोई भी, मतलब कुंडली बताती है ये इवेंट हो सकता है, प्लेसमेंट्स बताती हैं और जो योग होते हैं वो बताते हैं ये इवेंट होगा, लेकिन दशा बताती है कि ये इवेंट कब होगा। तो वो ट्रिगर होगा इवेंट अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में। तो हमेशा ये बात को ध्यान में रखना। अब अगर किसी का मार्स या तो फर्स्ट हाउस में बैठा है या फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है कहीं से भी बैठ के, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो इंसान के अंदर, मतलब अब मंगल मुझ में आ गया, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा मंगल फर्स्ट हाउस में है तो मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर मंगल की सारी चीजें आ गई। मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो मेरा नेचर शायद लड़ाई झगड़े जैसा हो सकता है अगर एफ्लिक्शन में है, ठीक है। और मंगल क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो मैं काफी एनर्जेटिक रहेगा ये इंसान हमेशा, और पावरफुल रहेगा, दम होगा इसके अंदर। तो मंगल इस तरीके से। किसी का मंगल थर्ड हाउस में बैठा है या थर्ड हाउस को देख रहा है, तो मंगल क्या है? हमारे हाथ। और हाथ, मंगल भी हाथ है और थर्ड हाउस भी हाथ है।
थर्ड हाउस में जो मंगल बैठे या थर्ड हाउस को आस्पेक्ट करे तो उसके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमारा मेरा एक कजन है, उसका 8th हाउस में मंगल है, काफी अच्छी पोजीशन में लग्न लॉर्ड के साथ बैठा है, और वो आस्पेक्ट डाल रहा है थर्ड हाउस में। उसके हाथों में इतनी जान है, वो पत्थर फेंकता है पता नहीं कहाँ, बहुत दूर चला जाता है मतलब। तो अब समझ आया कि पहले वो बचपन में हम देखते थे वो ऐसे फेंकता है इतनी दूर कैसे चला जाता है, अब समझ आता है कि उसका मंगल एस्पेक्ट दे रहा है थर्ड हाउस को, तो हाथों में बहुत पावर होती है। जिसके लगन में बैठता है उसकी पूरी बॉडी आपको दिख जाएगी, बढ़िया फिजिक, भले ही वो जिम जाता हो ना जाता हो, उसका शरीर एकदम मतलब पावरफुल रहता है। अब दो चीजें हैं कि अच्छा, वो इंसान इम्पल्सिव भी हो सकता है थोड़ा लग्न में जिसका मंगल हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर मार्स किसी की कुंडली में एकदम अच्छे से काम कर रहा हो, पॉजिटिवली हो, श्रेष्ठ मतलब बढ़िया, तो वो प्रोटेक्शन देगा, वो हनुमान जी बन जाएगा। किसी की कुंडली में अगर मार्स कंप्लीटली खराब है तो वो भस्मासुर है। भस्मासुर की कहानी क्या थी कि भस्मासुर एक राक्षस था। तो उसने शिव जी की तपस्या की, तो उनसे मतलब वरदान मांगा कि जिसके सर पे वो हाथ रखे और वो भस्म हो जाए। तो वरदान मिल गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि वो वरदान मिला, तो वो शिव मतलब अब असुर है तो उसको उसकी टेस्टिंग करनी थी, तो वो शिव जी के सर पर ही अब हाथ रखने के लिए आया, मतलब कि मैं चेक करता हूँ कि क्या आपने जो वरदान दिया है कि ये काम भी करता है या नहीं। तो ये सिचुएशन देख के जो विष्णु जी थे, तो विष्णु जी को आना पड़ा, मोहिनी का अवतार लिया उन्होंने। तो जैसे ही वो भस्मासुर महादेव की तरफ भाग रहा था, तो मतलब मोहिनी का एक अवतार लिया, बहुत सुंदर सी लेडी, और वो डांस करने लगी, पैरों की जो छन छन थी उससे मतलब भस्मासुर को देखा कि अच्छा ये कौन है मतलब। तो फिर उस वो थोड़ा मोहित हो गया उनके ऊपर। तो वो उनके साथ उन्होंने बोला मतलब मेरे साथ नृत्य करें, तो डांस करने लगे। तो डांस करते करते बहुत देर तक डांस किया, लास्ट में एक ऐसा स्टेप आया, मतलब मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो खराब मार्स ऐसा करता है, मतलब सबसे पहले वो खुद को जलाता है, और जो उसके सामने आता है वो उसको भी जला देता है। तो भस्मासुर की कहानी से ये पता चलता है कि भस्मासुर को कंट्रोल में कौन लेके आया, विष्णु जी, नारायण। तो मार्स किसी का खराब हो जाए, अगर मार्स मतलब वो भी इंसान बहुत गुस्सा करने लगे, अपने आप को जलाए, लड़ने लगे सबसे, तो आपको किसकी शरण में जाना है, नारायण की। ओम नमो नारायण का पाठ बहुत जरूरी है अगर मार्स सही से काम नहीं कर रहा। इन केस ऑफ एफ्लिक्टेड मार्स, तो मैंने बताया कि मार्स की ऊर्जा जो है वो खुद को ही भस्म कर लेती है। तो जब भी ऐसा लगे कि मार्स बहुत खराब पोजीशन में है, तो आपको नारायण की शरण में ही जाना पड़ेगा। मार्स खराब हो गया, खुद को जला रहा है, तो ओम नमो नारायण इज द ओनली रेमेडी। और एक चीज है, मार्स को ना बुद्धि से टैकल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके सामने आया जिसका मार्स खराब है, वो एकदम आपसे लड़ने आया, आपको प्रोवोक कर रहा है अपनी बातों से, तू तो पागल है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। अब अगर आपने भी मार्स ट्रिगर कर दिया अपना कि मैं कैसे पागल हूँ ये वो, फिर तो हो गया क्लैश। अब यहाँ पे आपने बुद्धि लगाई कि ये तो पागल है, ये तो मतलब एकदम गर्मा गर्मी में लड़ने आया है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने कहा तू पागल है, हाँ यार मैं पागल नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पागल हूँ। तो मतलब देख रहे हो मार्स क्या है, वो मतलब सोचता नहीं है, मतलब प्लानिंग नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन है, लड़ाई करना है। तो वो कैसे मतलब उसको टैकल किया जा सकता है, मरकरी से, बुद्धि से। ठीक है। अब अगर मार्स उपच्या भाव में हो तो मैंने बताया कि अच्छे रिजल्ट देता है, बट अगर मार्स अदर देन उपच्या भाव में हो, जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट नाइन ट्वेल्थ, तो ये अपने बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है अगर ये किसी बेनिफिक प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड, या फिर किसी भी जो बोलते हैं जो बेनिफिक प्लेनेट है उसके साथ कंजंक्शन या फिर युति में, या फिर दृष्टि से संबंध नहीं बना रहा, या फिर राशि परिवर्तन से। अब एक चीज और होती है कि हर ग्रह के ना दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो सब इंसान के लिए, जैसे आप देखते हो कि मार्स फोर्थ हाउस में क्या करेगा, ठीक है, तो ये सबके लिए कॉमन है। अब एक है कि तुला लगन के लिए मार्स फोर्थ हाउस में क्या करेगा, ठीक है, तो ये हो गया एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। अब हमें दोनों पढ़ना पड़ता है। अब जैसे मार्स किसी का फोर्थ हाउस में है, तो एक बात तो श्योर है कि ये डोमेस्टिक लाइफ में पीसफुल बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ठीक है। फोर्थ में है तो वो बिल्कुल आपका हेल कर देगा, आपकी जिंदगी, आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो गई, आपकी पीस हो गई। अब यही मार्स अगर फिफ्थ में है, ठीक है, तो ये आपकी इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर ये गुड पोजीशन में नहीं है।
ठीक है, अगर ये अब बेनिफिक के साथ है, अब किसी बेनिफिक के साथ बैठा है, तो ये अच्छा हो गया। अब एक चीज आती है कि अगर यही मार्स फिफ्थ हाउस में अपने साइन में बैठ गया, ओन साइन में, या तो मेष में या फिर स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, तो ये मार्स अब ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये लगन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मार्स अब मेष राशि में बैठा है फिफ्थ हाउस में, या मेष राशि में बैठा है फोर्थ हाउस में, तो अब ये अच्छे रिजल्ट देगा। ये है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। नॉर्मली हम पढ़ेंगे मार्स फोर्थ हाउस में है, तो वो हम सही तरीके से उसको नहीं पढ़ पा रहे। फिर हम तीसरी चीज देखते हैं कि मार्स अगर फोर्थ या फिफ्थ हाउस में ओन साइन में है, अब मान लो अगर मेलिफिक का एस्पेक्ट या कंजंक्शन आ गया, तो फिर मार्स के अपने जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खराब वाले, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यही मार्स अपने ही साइन में बैठा है और बेनिफिक के साथ बैठा है, तो बेस्ट हो गया। लग्न लॉर्ड के साथ बैठ गया, बेनिफिक के साथ बैठ गया, नेचुरली बेनिफिक के साथ, तो ये अब अपने बेस्ट रिजल्ट देगा। इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मंगल और राहु की युति, अगर मान लो किसी की फॉर एग्जांपल फिफ्थ हाउस में है, सबसे खराब प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल आपको पता ही है फिफ्थ हाउस में वैसे ही अच्छा नहीं है, साथ में मार्स और राहु और आ गया, तो ये बहुत खराब प्लेसमेंट है। ये आपकी बुद्धि को कंप्लीटली डैमेज कर देता है। वैसे ये फिफ्थ हाउस में मंगल और राहु मेरे ही चार्ट में है। ठीक है, अब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है मंगल का? कन्फ्लिक्ट कराना। अब सोच, ये इंसान सोचता समझता नहीं है, सीधा प्लानिंग भी नहीं करता, सीधा एक्शन ले लेता है, उसके बाद देखता है अब मैंने सही किया या गलत। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल कैरेक्टर है मार्स का। ठीक है, अब लेकिन यही अगर फिफ्थ हाउस में मंगल राहु बैठे हैं, लेकिन मार्स अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है या फिर ओन साइन में बैठा है, मतलब उच्च का होके बैठा है या स्वग्रही होके बैठा है, तो ये एक पर्सन की इंटेलिजेंस को परफेक्ट बना देता है, बहुत बढ़िया। तो इस केस में ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है। ठीक है, अब मेरा वृषभ लगन है, वृषभ लगन में मंगल राहु फिफ्थ हाउस में बैठे हैं क्लोज कंजंक्शन में, एक 4 डिग्री पे एक 5 डिग्री पे। ठीक है, अब वृषभ में कन्या राशि आती है फिफ्थ हाउस में, तो ओन साइन तो नहीं है राहु, बट यहाँ पर कंफर्टेबल है वर्गो में। ठीक है, बट मंगल के साथ आ गया युति में, तो अब ये इंटेलिजेंस को डैमेज करेगा। फिफ्थ हाउस और किस किस चीज के, उन सबको डैमेज करेगा ये। अब फिफ्थ हाउस है बेसिकली पढ़ाई का। ठीक है, तो पढ़ाई में भी ये खराब करेगा। फिफ्थ हाउस है लव रिलेशन का, तो ये इंसान फिफ्थ हाउस में मंगल राहु वाला अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो सारे कन्फ्लिक्ट जीवन के इसको सारे दुख कहाँ से मिलेंगे? हमेशा कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा? लव रिलेशन में, लव लाइफ में। ठीक है, अब मेरी पढ़ाई भी अच्छी रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अब मेरा जो जुपिटर है वो नाइन्थ एस्पेक्ट से मंगल राहु को देख रहा है, तो उसने बचा लिया कहीं ना कहीं। क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का गंगा जल के समान है। अब जब तक जुपिटर एक्टिवेटेड नहीं था, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज से मैं 5 साल पहले की बात करूँ, तो तब मैं बहुत नॉन वेज खाना एंड सब होता था। मंगल राहु साथ थे, तो मंगल राहु एक्टिवेटेड थे कंप्लीटली, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई, और जुपिटर की एनहांसमेंट बहुत कम हो गई। जुपिटर की जो भी सिग्निफिकेशन है वो कम हो गई। तो हमारे जो उसके एस्पेक्ट का फायदा था वो इतना नहीं मिल पाया। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने मतलब नॉनवेज छोड़ा और थोड़ा मतलब इन सब चीज़ों में आने लगे, तो जैसे ही जुपिटर का सिग्निफिकेशन बढ़ा, तो मतलब लाजमी सी बात है, तो मंगल राहु ने अपना अच्छा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट किया। तो आगे बढ़ते हैं। अब मार्स और राहु किसी का फोर्थ हाउस में है, भाई जिनकी खराब, बिल्कुल मन अशांत रहेगा, घर के अंदर जाते ही कलेश हो जाएगा, और जैसे ही इंसान घर से बाहर जाएगा एकदम बढ़िया, कुछ हुआ ही नहीं था। रेमेडी क्या है? ओम नमो नारायण। जब भी मंगल खराब हो जाए, ओम नमो नारायण। अब मंगल राहु फिफ्थ हाउस में है, सर्वनाश कर देगा ये, क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई फिफ्थ हाउस में है, तो बस वो अपना सर्वनाश खुद कर लेता है, सामने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मंगल राहु किसी का ट्वेल्थ हाउस में है, तो मंगल राहु एग्रेशन भी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल बेड प्लेजर्स का हाउस है ट्वेल्थ, तो वो आपकी मैरिज खराब कर सकता है। मंगल राहु सेकंड हाउस में है, क्वालिटी ऑफ स्पीच खत्म कर देगा, इंसान ऐसी बात बोलेगा सामने वाले को, अंदर से ऐसे होता है बिना गोली के ऐसी बात बोल दी कि यहाँ पे अंदर जाके दिल में टूट गया सामने वाला, ये क्या बोल दिया इसने। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी कड़वी बात कर सकता है ये इंसान। एब्यूजिव भी बहुत हो सकता है, अगर कंप्लीटली मान लो सैटर्न का कोई एस्पेक्ट आ गया, या किसी तरीके से इस तरीके से कोई कंजंक्शन में आ गया, सैटर्न भी आ गया साथ, तो फिर एब्यूजिव भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली एफ्लिक्शन में आ जाए अगर। अब अगर एट्थ हाउस में मंगल राहु है, इंपल्सिव है, राहु भी इंपल्सिव है, मंगल भी इंपल्सिव है। ठीक है,
तो फिफ्थ हाउस में राहु और मंगल है, तो इम्पल्सिव किस चीज में होगा? लव रिलेशन में होगा, और किस में होगा? अपने बच्चों के रिलेशन में। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बट मार्स प्लस राहु फिफ्थ हाउस में है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में ये इंसान जैसे ही जाएगा इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, कुछ बड़ा कर सकता है। अब मार्स और राहु एट्थ हाउस में क्या करेंगे? एट्थ हाउस किस चीज का है? निजी दोष। ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा होगा गुस्से में आएगा, अरे मेरा तो सारा पैसा डूब गया, ये तो गलत हो गया, वही देखो एग्रेशन दिखेगा फेस पे, मैंने ऐसा किया, ये किया। बाद में जब शांत होगा तब पूछना हुआ क्या था। वो ना मैंने कहीं पे ऐसा पैसा लगा दिया था जल्दीबाजी में, वैसे मेरा अपना ही दोष था, मतलब मेरे को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था। तो एट्थ हाउस में हुआ क्या कि मार्स का इम्पल्सिव बिहेवियर था, जो वो बाहर निकल के जैसे ही आया तो उसने एक निजी दोष, एट्थ हाउस पर्सनल फॉल्ट का है, तो पर्सनल फॉल्ट कराया करेगा अपनी, अपने ही प्रॉब्लम से, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम। बट अगेन मार्स एंड राहु है तो कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन तो दिखेगा फेस पे कहीं ना कहीं। कब होगा ये सब? अगेन जब दशा और अंतर्दशा चलेगी। अब मार्स और राहु है किसी के चार्ट में, दशा में है, तो क्या प्रॉब्लम देगा? तो मार्स और राहु अगर दशा में है तो बेसिकली ये एक सेकेंड। हम्म तो दशा में इम्पल्सिव कर देगा। तो रेमेडी क्या है? ओम नमो नारायण तो है ही रेमेडी, नो डाउट। बट शांति के लिए तो पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, किसी ऐसे पर्सन के अराउंड में रहे जो बहुत पेशेंट हो। मतलब आपको कोई डिसीजन लेना हो तो ऐसे पर्सन के साथ रहे जो बिल्कुल पेशेंट हो, आपकी बात सुने और एकदम हड़बड़ी में डिसीजन ना ले। आप ऐसे, मैं ऐसा बोलूंगा कि जिस इंसान के चार्ट में जुपिटर और सन बहुत अच्छा काम कर रहा हो और कंजंक्शन में हो, उसके साइड में जाके बैठ जाना, आप खुद शांत हो जाओगे। ठीक है। और मार्स और राहु की रेमेडी क्या है? मार्स क्या है? फायर। राहु क्या है? फायर। राहु मतलब और उसको वो करता है एक्सप्लोड। लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना ऐसी जगह पे जाके लेना जो पानी वाला एरिया हो, कोई भी बड़ा डिसीजन कुछ दिन वहां लगा के आना, क्योंकि ये अग्नि है, अग्नि में वृद्धि हो गई राहु के आने से, तो जला देगा ये आपको। अगर फिफ्थ हाउस में है फिर तो स्पेशली कोई डिसीजन ना ले। ठीक है, किसी ऐसी जगह जहाँ शांत हो, पानी वाले एरिया हो, क्योंकि पानी से ही अग्नि को शांत किया जा सकता है। या फिर आप ऐसी जगह रह लें जहाँ पे ओशन हो। टफ है आजकल के टाइम में, बट अगर कोई मेजर डिसीजन लाइफ का लेना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 2 से 3 दिन के लिए ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर पानी वाला एरिया हो, समुद्र हो, नदी हो, झरना हो, और नहा लें उसमें झरने में बढ़िया, एकदम ठंडा शरीर, ठंडा, हाँ, मार्स और राहु। और आप वहां पे जाके कोई भी डिसीजन लें। ठीक है। और गार्डनिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि गार्डनिंग से आपका मर्करी बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहता है, और जहाँ बुद्धि एक्टिवेट होगी वहां पे इम्पल्सिव डिसीजन आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। अब मार्स एक तामसिक प्लेनेट है, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो ये आपको खुद को ही भस्म कर देगा। ठीक है। अब एक चीज आती है, अगर मार्स किसी का फोर्थ और फिफ्थ हाउस में है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और वो इंसान बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, तामसिक प्रवृत्ति का है मार्स, और नॉन तामसिक प्रवृत्ति का खाना खा रहा है वो। ठीक है। और उसका काम जो है, मान लो डेस्क जॉब है, बैठ के काम करना है। ठीक है, ज्यादा कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, ज्यादा कोई शरीर हिलाने वाला काम नहीं है, बैठ के काम करना है। तो ये जो मार्स है, और हम उसकी तामसिक प्रवृत्ति को नॉनवेज, और जो तामसिक खाना होता है आजकल का, बहुत ज्यादा मसाला और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रीट फूड गंदा बहुत, मतलब तामसिक कंप्लीटली। तो क्या होगा, ये मार्स और राहु आपको बर्बाद कर देंगे, फोर्थ और फिफ्थ हाउस को आपके, जहाँ बैठा है, जहाँ एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो इसके लिए एक, मैं कहूँगा सत्वगुणी खाना खाना सही है। रजोगुणी भी ठीक है, क्योंकि आजकल सत्वगुणी पे रहना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, मतलब एक कॉमन मैन के लिए। ठीक है। बट तामसिक फूड तो ना ही लें, जैसे ड्रिंक करना और नॉनवेज फूड हो गया। बट अब एक बात आती है कि इस पे बहुत बड़ा डिबेट है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड हमें बेसिकली नॉनवेज पे ज्यादा है, नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। अब मानो ये ना कर्म पे निर्धारित है। अब जैसे मान लो कोई इंसान है जो डिफेंस फोर्स में है, उसका मार्स 10वें भाव में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तभी डिफेंस में अच्छा ही काम कर रहा होगा। अब हम उसको बोले सत्वगुणी खाना खाओ। ठीक है, आप अपने अंदर सत्व गुण लाओ, आप शांत रहो, आप एग्रेशन मत दिखाओ, कन्फ्लिक्ट मत करो। तो खत्म हो गया, उसका तो जीवन ही खत्म हो गया। सामने वाला आया बंदूक लेके, तो ये आप, आपने उसको सिखा दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें तो खाना ही नहीं था, तुम्हें तो सत्वगुणी खाना खाना था, सब अच्छा करना था। हो गया जी बेड़ा गर्क। तो अब काफी कन्फ्लिक्टिंग बात है ये कि धर्म क्या कहता है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए अगर आपको नॉनवेज खाना पड़ रहा है,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास कोई चांस नहीं है, शरीर में जान नहीं है, लेकिन लड़ना है, सामने वाला आ गया आपके पास आपको मारने, क्या करोगे? ये सोचोगे तब कि एग्रेशन नहीं करना, कन्फ्लिक्ट नहीं करना, एंगर नहीं करना, अच्छा खाना खाना, नहीं जी, मारोगे, गोली मारोगे सीधा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या है, आपके मार्स की प्लेसमेंट क्या है, और तीसरा कितनी नीड है। मतलब अगर कोई बिल्कुल ही बेड पे आ गया और उसको बोला कि आपको नॉनवेज का सूप पीना पड़ेगा, कुछ दिन पी लो ठीक हो जाओगे, ठीक है, अब ये आपका डिसीजन है लेना है, मतलब खाना नहीं खाना, मैं मेरा इसमें कोई टेक नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो 99% केसेस में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बट अब आर्मी वाला इंसान है जिसका 10th हाउस में मंगल है, जिसका काम ही एग्रेशन का, उसने लड़ाई ही करनी है आगे जाके, हम उसको सतपुर गुड़ी खाने के लिए नहीं बोल सकते। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन हमें भी थोड़ा अडेप्टेबल बनना पड़ेगा, थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा। बट अगर हम नॉर्मल बैठे हैं, डेस्क जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लाइफ चल रही है, तो हम, मंगल आपका 4th या 5th हाउस में है, 1st हाउस में है, सेकंड में है, 8th में, 7th में है, खासकर 7th में, तो 7th और 1st में है तो, और आपका डेस्क जॉब है, बैठ बैठ के काम करना है, तो ना खाओ तो बेस्ट है। ठीक है, आप अपने न्यूट्रिशन के लिए और ज्यादा चीजें, और चीजें प्रेफर करो जो आपको नॉनवेज से मिलता है, जो सात्विक हो, जो प्लांट बेस्ड हो, दैट इज फाइन। अब आपका काम ही लड़ने का है, आपका काम है, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए खेल रहा है बहुत, मतलब उसको थोड़ी बहुत नीड पड़ जाती है तो कर सकते हैं, अपने ऊपर है। अगर बाकी चीजों से नहीं हो पा रहा बिल्कुल तो ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी को अच्छा या किसी को खराब नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये मंगल की कुछ चीजें थी। एंड मंगल के एस्पेक्ट होते हैं, हर हर प्लेनेट का 7th एस्पेक्ट तो होता ही है। मंगल के दो स्पेशल एस्पेक्ट हैं, एक 4th एंड एक 8th। तो 4th एस्पेक्ट, हमारा 4th हाउस कुंडली में क्या होता है, घर, तो हम घर के लिए थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो मार्स का जहाँ भी 4th और 8th एस्पेक्ट जाता है, वहाँ के लिए इंसान थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, थोड़ा प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो ये था मंगल। बेसिकली मैंने सब, मतलब समझाने का ट्राई किया। तो आप इसको पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।